वेलकम बैक अगेन। प्रीवियस सेशन पर हमने डॉट नेट की डेफिनेशन समझी कि डॉट नेट क्या है और साथ ही साथ हमने उसके आर्किटेक्चर को भी डिस्कस किया कि वो एक्चुअली किस तरह से काम करता है। नाउ मूव अहेड। अब हमें ये समझना है कि हम सी शार्प को एक्चुअली एग्जीक्यूट किस पे करेंगे, यानी कोड हम करेंगे किस पे। तो इसके लिए हमें एक IDE यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट की ज़रूरत है, जिसे हम कहते हैं विजुअल स्टूडियो। ठीक है, तो इस वक्त वो मेरी मशीन पे इंस्टॉल है। अगर मैं अपने सर्च पे जाऊँ और यहाँ पे लिखूँ विजुअल स्टूडियो, तो आप देख रहे हैं विजुअल स्टूडियो 2015 इस वक्त मेरी मशीन पे मौजूद है। ऑल्दो जो लेटेस्ट वर्जन है विजुअल स्टूडियो का वो 2019 है। आपकी मशीन पर अगर वो मौजूद है, अगर आप वो इंस्टॉल करना चाहें तो आप उस पर भी वही काम कर सकते हैं जो मैं 2015 पे इस वक्त करूँगा। इंस्टॉल करने के डिफरेंट वे हैं। आप चाहें तो फाइल हिप्पो नामी वेबसाइट पे भी जाकर वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो इनकी प्रोफेशनल साइट है, यानी आप गूगल पे जाके लिखें विजुअल स्टूडियो तो आप इसके प्रोफेशनल साइट पे पहुँच जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ विजुअल स्टूडियो 2019 के कुछ वर्जन्स दिख रहे हैं, कम्युनिटी, प्रोफेशनल, इंटरप्राइज, ये कुछ डिफरेंट जो है ना वर्जन्स हैं विजुअल स्टूडियो के। ठीक है, तो इनमें से आप जो बेहतर समझते हैं उनको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर वो फीचर मौजूद है, आप क्लिक करेंगे वो चीज़ डाउनलोड हो जाएगी, उसके बाद आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, तो मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा है विजुअल स्टूडियो को। तो जैसे ही आप विजुअल स्टूडियो ओपन करेंगे, क्लिक करने के बाद तो वो इस तरह से उसकी UI आपको दिखेगी जो कि इस मशीन पर दिख रही है। और हम सी शार्प पर अगर फर्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें सबसे पहले फाइल पे जाना होगा, और न्यू पे जाने के बाद आप यहाँ देख रहे हो प्रोजेक्ट लिखा है। मैंने इस प्रोजेक्ट पे क्लिक किया और उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हो कि वो तमाम मल्टीपल्स लैंग्वेजेस जो डॉट नेट पर डिफ़ॉल्ट तौर पर नॉर्मली होती हैं, जो हमने फर्स्ट सेशन पे डेफिनेशन पे भी डिस्कस किया था, वो यहाँ पर मौजूद है। सी शार्प है, विजुअल बेसिक है, F शार्प है, C++ है, पाइथन है, टाइप स्क्रिप्ट है, जावा स्क्रिप्ट है, एंड इसके अलावा और भी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं जो आप इसके अंदर ऐड करवा सकते हैं। लेकिन इस वक्त हम काम किस पे करेंगे, विजुअल स्टूडियो पर। तो जैसे मैंने क्लिक किया, आप यहाँ पर देख रहे हो ब्लैंक ऐप है जिसकी UI एक मोबाइल ऐप से मैच कर रही है। ठीक है, क्योंकि अभी हमने डेफिनेशन पे भी देखा था कि हम यहाँ पर वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी कर सकते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स से रिलेटेड भी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, और मोबाइल ऐप से रिलेटेड भी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन हमें काम किस पे करना है, कंसोल पे करना है, यानी वो स्क्रीन जो कि ब्लैक पर होती है, जिसपे हम सी शार्प को के वर्किंग को समझेंगे, उनके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। बिल्कुल इसी तरह से आप चाहें तो विंडोज़ फॉर्म पे भी काम कर सकते हैं, जो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, यानी जहाँ पर UI बेस काम है, टेक्स्ट बॉक्सेस, बटन, जैसे वेबसाइट के अंदर कोई चीज़ें होती हैं, बिल्कुल UI पे भी यही चीज़ें मौजूद होंगी विंडोज़ ऐप पर। इसके लिए सेपरेट सेशन जो है मेरी वीडियो पे मौजूद है, आप उसको भी देख सकते हैं, जिसमें 10+ वीडियो है कि आप UI पे कैसे काम करते हैं, वो चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन इस सेशन पे हम कंसोल बेस काम कर रहे हैं, तो मैंने कंसोल पे क्लिक किया और उसके बाद आप यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे। ठीक है, तो मैं इसका नाम रखता हूँ डेमो। साथ ही साथ आप यहाँ पर लोकेशन देख रहे हैं। लोकेशन से मुराद ये है कि ये प्रोजेक्ट किस डायरेक्टरी में जाकर सेव होगा। तो फहाद हुसैन डॉक्यूमेंट विजुअल स्टूडियो 2015 के अंदर एक फोल्डर है जिसका नाम प्रोजेक्ट है, वहाँ पर ये चीज़ें जाकर सेव होंगी। साथ ही साथ नीचे सोल्यूशन नेम देख रहे हैं आप। ठीक है, तो जो भी प्रोजेक्ट आपका क्रिएट होता है वो एक सोल्यूशन के अंदर होता है। ठीक है, जैसे ही मैं क्रिएट करूँगा तो आप देखेंगे कि एक सोल्यूशन लिखा होगा और सोल्यूशन के नीचे एक प्रोजेक्ट होगा जिसका नाम डेमो होगा। लेट्स सी। ये लिखने के बाद आप ओके प्रेस करें, और आप यहाँ देख रहे हैं कि यह सोल्यूशन है, सोल्यूशन के नीचे हमारा डेमो है। सोल्यूशन और इस प्रोजेक्ट में क्या डिफरेंस है ये हम अपकमिंग सेशन पे देखेंगे कि अगर मैं चाहूँ तो एक सेशन पर एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट बना सकता हूँ या नहीं, सोल्यूशन की क्या जिम्मेदारी है, प्रोजेक्ट की क्या जिम्मेदारी होती है, ये अपकमिंग सेशन पे हम जाकर देखेंगे। लेकिन इस वक्त मेरे इस सोल्यूशन पर एक ही प्रोजेक्ट है जो यहाँ पर मेंशन भी हुआ है कि 1 प्रोजेक्ट ओनली। ठीक है, इसके बाद इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। सबसे पहले हमारे प्रोजेक्ट के अंदर आप देख रहे हो कि एक प्रॉपर्टीज़ है, यहाँ पर एक असेंबली फाइल है जो कि आपके सी शार्प के स्टैंडर्ड को डिफाइन करती है। ठीक है, कि जो वर्जन आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो कौन सा है। ठीक है, इसके वर्जन लिखा हुआ है यहाँ पर असेंबली फाइल के की वर्जन कौन सी है। नॉर्मली हम इसके अंदर किसी किस्म की कोई भी चीज़ों को एडिट नहीं करते हैं। ठीक है, इसके बाद रेफरेंसेस है। रेफरेंसेस के अंदर कुछ नेम स्पेसेस हैं। ठीक है, जो आपकी मशीन पर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ठीक है, नेम स्पेसेस क्या है ये भी हम आगे जाकर समझेंगे कि नेम स्पेसेस क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें। और इसके बाद यहाँ पर एक ऐप कॉन्फ़िग की फ़ाइल है जिसे कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल कहते हैं। समटाइम हमें कुछ ऐसी चीज़ को ऐड करवाने की ज़रूरत होती है जो आप पूरे प्रोजेक्ट में चाहते हो कि वो ऐड हो जाए।
जैसे फॉर एग्जांपल इसको आसान लफ्ज़ों में ऐसे समझते हैं कि मेरी जो इस प्रोजेक्ट है इसके अंदर एक क्लास है जिसका नाम है program.cs। अब मैं ऐसी 5 फाइलें बनाता हूँ जिसका नाम होता है program 1, program 2, program 3 एंड 4। अब मैं एक ऐसी चेंजेस करना चाह रहा हूँ कि वो हर जगह हो जाए, तो लिहाजा एक तरीका तो ये है कि हर एक प्रोग्राम की फाइल पे जाऊँ और वहाँ पर वो चीज़ें लिखूँ, और एक तरीका ये है कि उसके लिए एक यूनिक प्लेस हो जहाँ पर अगर मैं वो चीज़ लिख दूँ या वो चीज़ कर दूँ तो उसकी वजह से वो तमाम रेस्ट ऑफ दी फाइल्स पर उसको क्या हो जाए, उसका इफेक्ट हो जाए। तो इस चीज़ के लिए हम कॉन्फिग का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर और उसके स्टैंडर्ड को लिखते हैं जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है। एट लास्ट हमारे पास प्रोग्राम फाइल है, यहाँ पर हम वो कोड करते हैं जो कि हमें रिक्वायर्ड है, जो हमें प्रॉब्लम दी गई है उस पर हम काम करते हैं, लिहाजा वो काम यहाँ पर होता है। तो सबसे पहले आप टॉप पर यहाँ पर देख रहे हो कि कुछ नेम स्पेसेस लिखे हुए हैं, ठीक है। नेम स्पेसेस क्या हैं, इस पे भी बात होगी हमारी, ठीक है। जैसे मैंने पहले जिक्र किया, ये 2 तरह के हैं, इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, ठीक है। कलेक्शन ऑफ क्लासेस हैं, ठीक है। कुछ इसके अंदर ऑलरेडी क्लासेस बनी हुई हैं, आप चाहें तो खुद से भी एक नेम स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। इस वक्त मैं इन तमाम नेम स्पेसेस को हटा देता हूँ। जिस तरह से नेम स्पेस मशीन पे मौजूद थे उन्हें मैंने यूज़ किया, जब मैंने एक प्रोजेक्ट ऐड करवाया तो आप देख रहे हो उसी के नाम से एक नेम स्पेस भी क्रिएट हो गया, ठीक है। यानी ये वो नेम स्पेस है जो मैं खुद बना रहा हूँ, और ऊपर जो नेम स्पेसेस के नाम लिखे हुए थे वो थे जो मशीन में ऑलरेडी मौजूद थे। लिहाजा अभी मैं नेम स्पेस को नहीं समझना चाह रहा, लिहाजा मैंने इसको भी डिलीट कर दिया और इसे भी डिलीट कर दिया। अब आप ओवरऑल देख रहे हो कि एक मेन मेथड है, ठीक है, और ये मेन मेथड जो है वो एक क्लास के अंदर मौजूद है। तो जब भी आप C# के अंदर किसी मेथड पे काम करना चाहते हो उसके लिए ज़रूरी है कि वो क्लास के अंदर मौजूद हो। जैसे हमने C के अंदर जब भी कोई काम किया तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर एक मेन मेथड था। जब तक हम मेन मेथड के अंदर जाकर कोई चीज़ नहीं लिखते थे उस वक्त तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होता था। तो प्रोग्राम क्लास का जो नाम है वो प्रोग्राम है, उसके अंदर जो है वो मेन मेथड मौजूद है। अब जो चीज़ भी मुझे लिखनी होगी वो इस मेन मेथड के अंदर लिखनी होगी किसी भी चीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए। लिहाजा सबसे पहले तो हमें यहाँ पर कोई लाइन प्रिंट करनी है, जिस तरह से हम C पर प्रिंट एफ लिख कर किसी भी चीज़ को प्रिंट किया करते थे। C# में उसे प्रिंट करने के लिए हम लिखते हैं console.write। लेकिन आप देख रहे हो कि अभी तक उन दोनों में एरर है। इसका मतलब ये है कि कंसोल क्या है इस मशीन को अभी ये चीज़ पता नहीं चल रही, ठीक है। कंसोल एक क्लास का नाम है, लेकिन ये किस नेम स्पेस पे मौजूद है उस अभी तक ये चीज़ बताई नहीं गई है। लिहाजा मुझे सबसे पहले नेम स्पेस का नाम लिखना होगा जिसका नाम है सिस्टम। सिस्टम के अंदर एक क्लास है जिसका नाम है कंसोल। आप देख रहे हैं कि इंटेलिजेंस में शो हो रहा है, अगर ये शो ना हो तो आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल स्पेस। तो मैंने कंसोल लिया, आप देख रहे हैं कि इसका कलर प्रोग्राम के कलर से मैच कर रहा है, यानी लाइट स्काई जो कलर है वो प्रोग्राम का भी और कंसोल का भी है, जो कि इस बात को इंडिकेट कर रहा है बोथ आर क्लास, ठीक है। इसके बाद मैं जब डॉट प्रेस करता हूं और यहाँ पर WR लिखता हूँ तो आप देख रहे हो यहाँ पर राइट एंड राइट लाइन लिखा आ रहा है। मैंने राइट लिया, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज किया और उसके बाद मैंने इन्वर्टेड कॉमा बनाया और यहाँ पे मैंने लिख दिया हाई। सेमीकोलन से मैंने इसको क्या कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। टर्मिनेट करने के बाद जूम आउट करता हूँ और उसके बाद कंट्रोल के साथ F5 प्रेस करूंगा फॉर बिल्ड एंड रन। एंड नाउ आप देख रहे हो कि हमारा आउटपुट जो है हाई यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है और ये चीज़ एग्जीक्यूट हो गई। लेकिन आप देख रहे हो कि इसी के साथ प्रेस एनी की टू कंटिन्यू जो डिफ़ॉल्ट तौर पे हमारा कंपाइलर रीड करने के बाद देता है कि अगर आप प्रेस करेंगे तो ये खुद ब खुद क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्रीन हट जाएगी। तो यहाँ पर अभी तक हमने राइट को समझा और साथ ही साथ सिस्टम को देखा कि सिस्टम को ही यूज़ करेंगे तो ही कंसोल आएगा और उसके बाद हम नाम लिखते हैं। लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ कि ये सिस्टम को ना लिखें हम, ठीक है ना। सिस्टम को बार बार लिखने की ज़रूरत होगी हमें, तो क्यों ना इसका एक शॉर्ट वे अपनाया जाए जो कि डिफ़ॉल्ट तौर पर हमारे प्रोग्राम में यहाँ पर नेम स्पेस के फॉर्म पर लिखा हुआ था। तो सिस्टम को ऐड करवाने के लिए हम यहाँ लिखेंगे यूजिंग और यहाँ लिख देंगे सिस्टम और उसके बाद मैंने लिख दिया सेमीकोलन। जब मैंने ये लिख दिया तो अब यहाँ पर मुझे सिस्टम लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे मैंने हटाया अब आप देख रहे हैं कि कोई भी टाइप ऑफ एरर यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो कंसोल जो मैंने लिखा हुआ है ये क्लास का नाम है, डॉट के बाद जो राइट लिखा आ रहा है ये इसके अंदर मौजूद एक मेथड है और मेथड का जो पैरामीटर है वो स्ट्रिंग भी हो सकता है, बूलियन भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, किसी भी डेटा टाइप का वो चीज़ हो सकती है वो। लिहाजा ये समझने के लिए कि ये क्लास है यानी इस पर मैं राइट क्लिक करूंगा यानी कंसोल पर और यहाँ पे लिखा हुआ है गो टू डेफिनेशन, मैंने इस पर क्लिक किया। आप यहाँ देख रहे हो कि क्या लिखा हुआ है कि कंसोल एक क्या है, क्लास है, ठीक है ना।
अब कंसोल क्लास के अंदर आप डिफरेंट मेथड देख रहे हो जो कि स्टैटिक टाइप का है, ठीक है ना। इस पे आगे जाके बात होगी कि स्टैटिक टाइप का मेथड क्या होता है और उसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अभी हमें इस क्लास के अंदर राइट एंड राइट लाइन मेथड को तलाश करना है। तो आप ये देख रहे हो यहाँ पर राइट मेथड, डिफरेंट टाइप के राइट मेथड मौजूद हैं, साथ ही साथ नीचे आओगे तो ये राइट लाइन भी मौजूद है। और हम राइट लाइन पे क्या इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, स्ट्रिंग इन्वर्टेड कॉमा में। तो ये तमाम चीज़ें किसके अंदर मौजूद है, कंसोल क्लास के अंदर मौजूद हैं। लिहाजा राइट को मैंने इस्तेमाल कर लिया, अब मैं चाहता हूं कि राइट लाइन को, लिहाजा इसको दोबारा लिखने का एक शॉर्ट तरीका ये है, कंसोल राइट लाइन को या कंसोल राइट को आप CW प्रेस करें और उसके बाद टैब प्रेस कर दें। तो आप देख रहे हैं कंसोल डॉट राइट लाइन लिखा हुआ आ गया, ठीक है। दोबारा मैंने इन्वर्टेड कॉमा प्रेस किया और यहाँ पे लिख दिया मैंने फहद हुसैन, और उसके बाद मैंने इसी लाइन को दोबारा कॉपी किया और नीचे प्रेस कर दिया। तो राइट एंड राइट लाइन पे डिफरेंस यहाँ पर ये है कि जब आप राइट के थ्रू कोई भी चीज़ लिखते हो तो वो सेपरेट लाइन को पर नहीं आता, बल्कि जिस जगह पर वो कोड लिखा जा रहा है वो उसी जगह पर होगा, वो नेक्स्ट लाइन पर अपने कर्सर को चेंज नहीं कर पाएगा। लेकिन जो चीज़ राइट लाइन के साथ लिखी जा रही है वो एक सेपरेट लाइन पर आएगी और उसके बाद जो भी कोड है वो अगली लाइन की तरफ मूव हो जाएगा। लेट्स सी, कंट्रोल F5 अगेन, और अब आप देख रहे हो हाई जो पहला लिखा है वो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन जैसे ही राइट लाइन वाला कोड आया वो उस जगह पर लिखा हुआ ज़रूर आया, लेकिन साथ ही साथ उसने अपने कर्सर को नीचे क्या कर लिया, चेंज कर लिया, क्योंकि जो थर्ड लाइन पे कोड है वो नीचे चले गए। दैट्स इट। तो इस सेशन पर हमने ये देखा कि विजुअल स्टूडियो पे हम प्रोजेक्ट कैसे ऐड करवाते हैं, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें डिफ़ॉल्ट तौर पे यहाँ पर मौजूद थी, उनके क्या पर्पसेस थे, जिन चीज़ों को हमने हटाया उसकी इस वक्त ज़रूरत मौजूद नहीं थी, ठीक है, और उसके बाद हम किस तरह से किसी चीज़ को प्रिंट करवा सकते हैं वो हमने यहाँ पर देखा।